हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि हमारा सीरीज नंबर 34 है। तो पढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है इसमें, फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फीचर्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहा गया है इसमें कि जो सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी संविधान से हम बोरोड करके लेके आए हैं। ऑप्शन ए में है आपका ऑस्ट्रेलिया, बी में है आपका कनाडा, सी में है आपका यूएसए, डी में है आपका यूके। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूके से, अर्थात यूनाइटेड किंगडम से हम क्या बोरोड करके लेके आए हैं, सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा यूके से हम क्या बोरोड करके लेके आए हैं, रूल ऑफ लॉ और आपका बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी हम बोरोड करके लेके आए हैं। यूएसए भी ऑप्शन में है, तो यूएसए से हम क्या बोरोड करके लेके आए हैं, फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा क्या है आपका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इसके अलावा आपका प्रियम्बल एंड जुडिशियल रिव्यू हम बोरोड करके लेके आए हैं। ऑप्शन बी में कनाडा है। कनाडा में हम क्या बोरोड करके लेके आए हैं, कनाडा से ये आपका प्रोवाइड रेसिडोरी पावर टू द सेंटर। ओके, इसके अलावा और क्या लेके आए हैं हम लोग, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये चीज हम बोरोड करके लेके आए हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इससे हम क्या बोरोड करके लेके आए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, और ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, द यूके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया इसमें, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन ए में है आपका 26 नवंबर 1949, बी में है आपका 26 जनवरी 1950, सी में है आपका 26 नवंबर 1950, डी में है आपका 26 जनवरी 1949। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। अर्थात ए एडॉप्ट किया गया था, एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था। ओके, संविधान बनाने के लिए कितने समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, संविधान के जनक अर्थात फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, बी.आर. अम्बेडकर जी को। ओके, इसके अलावा बी.आर. अम्बेडकर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो चेयरमैन थी, अर्थात चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी की, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टेम्पररी प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि क्या था, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था किसको, राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, देखो 26 जनवरी 1950 को हम पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए थे, क्यों, संविधान तो बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, क्यों हमने एनफोर्स किए थे, उस दिन हम पहली बार इंडिपेंडेंट डे भी सेलिब्रेट किए थे, जिसको कहा जाता आपका पूर्ण स्वराज, जो डिक्लेयर किया गया था। जो पूर्ण स्वराज जो डिक्लेयर किया गया था वो आईएनसी की कौन सी लाहौर सेशन में।
ओके, लाहौर सेशन कब पड़ा था? 1929 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है इसमें कि इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए में है आपका आर्टिकल 343, बी में है आपका आर्टिकल 280 है, सी में है आपका आर्टिकल 110 है और डी में है आपका आर्टिकल 243 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 343। ऑफिशियल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है। कौन से 8 शेड्यूल में? ओरिजिनली कितना था? ओरिजिनली वो था आपका 14, बट प्रेजेंटली कितने हैं ऑफिशियल लैंग्वेज? प्रेजेंटली वो है 22 है। कितने हैं? 22 है। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में केवल एक भाषा को हम ऐड किए थे, वो था आपका सिंधी। पहले 14 था, फिर एक ऐड किए तो 15 हो गए। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हम 3 भाषा को ऐड किए थे, एक था आपका कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। फिर 92 और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हम 4 भाषा को ऐड किए थे, एक था आपका बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मैथिली। ये 4 भाषा को ऐड करने के बाद कितना बना हम लोग का? 22। प्रेजेंटली कितने हैं? 22 बन गया। ओके, इसके अलावा देखो इसमें आर्टिकल 280 है जो है वो किसके बारे में डील्स करता है? फाइनेंस कमीशन के बारे में डील्स करता है। ओके, आर्टिकल 243 पंचायत के बारे में डील करता है। इसके बारे में पंचायत के बारे में डील्स करता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी वे फॉर्म अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जब देखने के लिए मिला था उस समय कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी था? ऑप्शन ए में पूछा है 16 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटोरी, बी में है 15 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरी, सी में पूछा है 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटोरी और डी में पूछा आपका 12 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटोरी। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट देखने के लिए मिला था वो मिला था आपका 7 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहा जाता है। ओके, उस समय एक कमेटी बैठा गया था 1953 में, फैजल अली कमीशन, जिनका रिपोर्ट सबमिट किया गया था कौन सी? 1955 में। कब? 1955 में इसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में। उनका रिपोर्ट में क्या कहा था? हाँ, लैंग्वेज एक तरीके से क्या है आपका स्टेट बन सकता है, लिंग्विस्टिक बेसिस में हम क्या है एक स्टेट बना सकते हैं, बट एक ही लैंग्वेज को एक ही स्टेट का दर्जा मिले इसके लिए क्या है प्रावधान नहीं है। अर्थात उस तरीके से जो रिपोर्ट था उसको वो लोग रिजेक्ट किए थे। तो फर्स्ट जो लिंग्विस्टिक जो स्टेट था वो था आपका कौन सी? आंध्र प्रदेश। किससे बिछड़ के बना था? मद्रास से। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में कितने प्रकार का इमरजेंसी के बारे में कहा गया है? तो इसका जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार का। क्या है? एक होता आपका नेशनल इमरजेंसी, एक होता आपका नेशनल इमरजेंसी जो डील्स करता है कौन सी? आर्टिकल 352 में। सेकंड जो होता है आपका स्टेट इमरजेंसी जो डील्स करता है आपका आर्टिकल 356। नेक्स्ट जो होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी जो डील्स करता है आपका 360 में। स्टेट इमरजेंसी को आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हो, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ओके, नेशनल इमरजेंसी अब तक कितने बार लग चुके?
3 टाइम लग चुका है। एक जो लगा था आपका 1962 में, दूसरा जो लगा था आपका 1971 में, और तीसरा जो लगा था आपका 1975 में। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसके लिए क्या है, कुछ ग्राउंड होता है। पहला जो ग्राउंड होता है ड्यू टू वॉर, जब कोई वॉर छिड़ता है तब होता है। सेकंड जो ग्राउंड होता है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरे जो चीजें होता है आपका आर्म रेवेलियन, आर्म रेवेलियन। ओके, पहले आर्म रेवेलियन को क्या कहा जा रहा था, उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जा रहा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जा रहा था। ओके, उसको 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उसको बदल के क्या रखा गया, उसको आर्म रेवेलियन कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इन व्हिच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन से साल पे सरकारिया कमीशन बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1983 में। कब? 1983 में सेटअप किया गया था, कौन सी आपका सरकारिया कमीशन। ओके, जो कि डिस्प्यूट को रोकने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन की जो डिस्प्यूट है उसको रोकने के लिए। ओके, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए क्या होता है आपका, 3 प्रकार चीजें देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरा जो होता है आपका फाइनेंशियल। ओके, फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ये कौन से पार्ट में देखने के लिए मिलता है आपका, 11th पार्ट में देखने के लिए मिलता है, और फाइनेंशियल जो देखने के लिए मिलता है आपका 12 नंबर पार्ट में देखने के लिए मिलता है। ओके, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में उसके लिए क्या है आपका, एक फेडरल लिस्ट देखने के लिए मिलता है, फेडरल लिस्ट देखने के लिए मिलता है। वो लिस्ट किसके बारे में कहता है कि एक होता है आपका यूनियन लिस्ट जारी करता है, दूसरा होता है आपका स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट है आपका 100, स्टेट लिस्ट है आपका 61 और कंकरेंट लिस्ट है आपका 52। यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन गवर्नमेंट एक लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट सरकार मतलब राज्य सरकार ही लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट और यूनियन मिल के लॉ बना सकते हैं। लेकिन जब भी इन दोनों के बीच जब डिस्प्यूट होता है तो उस बिल के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was established in which year? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एस्टैब्लिश किया गया था वो कौन से साल पे, 1962 में, 1963 में, या 1964 में, या 1965 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1964 में। देखिए, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो बनाया गया था 1964 में, ये केवल एक तरीके से आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे बनाया गया था। बट उसको स्टैट्यूटरी बड़े की दर्जा जो मिला था वो कौन से साल पे, 2003। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन सी कमेटी की रिकमेंड से बना था, ये शांताराम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद क्या बना था आपका, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप किया गया था। इसका मेन काम क्या है कि जो आपका करप्शन है करप्शन को रोकने के लिए। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 की जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1964। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, फाइनेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, फाइनेंस जो होता है पैसे के मामले में जो काम होता है उसमें जब सेंटर और स्टेट की को डिस्ट्रीब्यूट करने की जब बात आता है तो इनमें से कौन करता है? ऑप्शन ए में है आपका प्लानिंग कमीशन, बी में है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी,
सी में है आपका फाइनेंस कमीशन, डी में है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस कमीशन। क्या बनेगा? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन वो डील्स करता है आर्टिकल नंबर 280 में। ओके, हर 5 साल के अंदर ये बनता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। ये एक तरह का क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के बारे में कहा जाए तो ये बना था 1 जनवरी 2015 में बना था। सॉरी, प्लानिंग कमीशन को बदल के उसका नाम रखा गया था आपका नीति आयोग। और नीति आयोग कब बना था? ये 1 जनवरी 2015 में। ओके, 2015 में। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल पर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका चेयरपर्सन कौन हो जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्या होता है? हर 1 साल के अंतराल क्या होता है? इसका टाइम पीरियड 1 साल होता है। किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जिसमें 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो कुल मिला कितने? 22 मेंबर होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? व्हिच बॉडी इज विजुअलाइज्ड एज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको हम वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी में है आपका इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सी में है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी में है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका यूपीएससी अर्थात इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए, यूपीएससी की जो चेयरमैन जो होते हैं या जो मेंबर होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यूपीएससी एक तरह का क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। ओके, इसके अलावा यूपीएससी में जो होते हैं मेंबर या चेयरमैन जो होते हैं, 323 आर्टिकल के तहत इनका एनुअल रिपोर्ट किसके पास सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ रख देते हैं? पार्लियामेंट में। कहाँ? पार्लियामेंट में। ओके, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन डील्स करता है 324 आर्टिकल के तहत। इनकी भी चेयरमैन, इनकी भी जो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन को किसके द्वारा अपॉइंटमेंट दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है। ये भी एक तरह का क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी एक तरह का आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये एक तरह का आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, ये कब बनाया गया था? 2005 में। क्या है? 2005 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया इसमें? Which among the following articles of Constitution of India abolish the untouchability? कौन सी आर्टिकल के तहत क्या कहा गया है? एबोलिश द अनटचेबिलिटी के बारे में कहा गया है। छुआ अछुआ जो भेदभाव जो होता है उसको एबोलिश करने की बात की गई है। ऑप्शन ए में है आपका आर्टिकल 17, बी में है आपका आर्टिकल 16, सी में है आपका आर्टिकल 15, डी में है आपका आर्टिकल 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये कहता है क्या है? एबोलिश द अनटचेबिलिटी के बारे में। ये कहाँ से आता है? ये आपको राइट टू इक्वालिटी के बारे में कहा जाता है और ये डील्स करता है कौन सी? आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में, जो कि एक तरह का आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लेके आए हैं हम लोग? यूएसए की बिल्स ऑफ राइट्स से, जो डील्स करता है आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच। ओके, इसमें क्या है? आर्टिकल 16 के बारे में जो कहा जाता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है?
आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है। देखो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अर्थात लॉ के सामने सब समान है। 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कौन सी, सेक्स, आपका कास्ट, रिलीजन, इसी तहत किसी व्यक्ति को भी क्या है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 किसके बारे में कहता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इसके बारे में कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 17। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।